तो नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। सूरजपुर इंडस्ट्रीज एरिया में भीषण आग लग गई है। आग लगने से केमिकल फैक्ट्री में धमाके, आसपास की फैक्ट्रियों का कराया जा रहा है खाली। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। पता चला है कि लाखों रुपए के माल का नुकसान हुआ है। आसमान में छाए हुए धुएं के गुबार को देखिए, जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे आसानी से कि आग कितनी भीषण है। आग लगने से केमिकल फैक्ट्री में धमाके भी हुए हैं। आसपास की और जो फैक्ट्रीज हैं इन्हें खाली कराया जा रहा है ताकि यह हादसा और विकराल रूप धारण ना करे। लाखों रुपए के माल का नुकसान होने का अनुमान है। आसमान में धुएं के काले बादल छाए हुए हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में ड्यूटी के दौरान मौत होने वाले कोरोना वॉरियर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के आश्रितों को 3 दिनों में सभी भुगतान किए जाएंगे। सीएम योगी अधिकारियों के साथ बैठक में ये निर्देश जारी करते नजर आए। सीएम योगी ने अफसरों को हिदायत दी है कि मृतक आश्रितों के अनुमान्य भुगतान में लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको ये बता दें कि सीएम योगी सोमवार देर शाम गृह विभाग के साथ मीटिंग करते नजर आए थे। इस दौरान उन्होंने मृतक आश्रितों को भुगतान की प्रक्रिया में देरी पर अधिकारियों को फटकार लगाई है, कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर करी है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान लोगों की सेवा करते हुए जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों के साथ सरकार मजबूती से खड़ी है। कोरोना काल के दौरान फ्रंट लाइन में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनके आश्रितों का भुगतान 3 दिन के अंदर कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बागपत जाएंगे। स्वतंत्र देव सिंह दौरे में कोरोना की दूसरी लहर के शिकार हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर भी पहुंचेंगे। इस दौरान वो पदाधिकारियों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ने सोमवार को रामपुर और मुरादाबाद में बीजेपी नेताओं के घर पहुंचकर सांत्वना व्यक्त की थी, परिजनों से मुलाकात करी थी, उनको ढाढस भी बंधाया था। सूबे में सियासी हलकों में मची खलबली पर अब लगभग फुल स्टॉप लगता नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि सूत्रों की माने तो यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनावी रण में अपना दम आजमाएगी। तो वहीं बताया जा रहा है कि विधायकों का भी रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है। उनके टिकट का फैसला भी परफॉर्मेंस के आधार पर ही किया जा सकता है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार जल्द ही अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल भी करेगी। इसी के चलते लगातार दिल्ली और लखनऊ में बैठकें चल रही हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी लगातार ऐसा कुछ होने से इनकार कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल के अंकुर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं लाइव राजधानी से। ब्यूरो चीफ हैं आप। अनिल जी, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई बीते दिनों, बैठकों का दौर जारी रहा और बैठकों के दौर को देखते हुए अटकलों का बाजार गर्म। ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि बीजेपी सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनावी रण में दम आजमाइश करेगी और साथ में तमाम अटकलों पर विराम। बड़ी बात आपको बताते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को देखें तो निश्चित रूप से इसमें देखिए लगातार किस तरीके से ये आगे बढ़ी है। 1996 में और भारतीय जनता पार्टी अपने 200 प्लस आती रही और उसके बाद 1998 में भी जब लोकसभा चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 200 प्लस आई। इसमें यूपी का बड़ा योगदान रहा है। जब जैसे जैसे यूपी में इतना बड़ा राज्य है कि यूपी के बगैर कोई भी दूसरा राष्ट्र में कहीं भी सरकार बनाना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में हर बड़ी पार्टी का वो जोर होता है कि वो यूपी से ही सरकार अपने पार्टी को मजबूत करे। और यही कारण है कि राम मंदिर मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उठाया और राम मंदिर का निर्माण का काम करना शुरू किया, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे जैसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात हो। और इसमें योगी ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आपको बताते हैं कि उसको अयोध्या को जिस तरह से डेवलप किया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी भूमिका। और जिस तरीके से
योगी का जो कोई छवि बनी है पूरे राष्ट्र में, वो एक अच्छे हिंदूवादी नेता के रूप में बनी है। ऐसी तमाम परिस्थितियों को देखते हुए लगातार यहाँ पे जो बड़े बड़े बीएल संतोष जी आए और पार्टी के संगठन मंत्री यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे लगातार मंत्रियों सबसे बैठकें की, दौरे किए और एक एक बात जानी, लेकिन नतीजा यही निकलता है कि योगी के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अगला चुनाव जो होगा वो निश्चित रूप से राम मंदिर के मुद्दे पर होगा, उसको लीड योगी करेंगे, योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में होगा, क्योंकि यहाँ जो परिस्थितियां बन रही हैं वो निश्चित रूप से वो ऐसी दिख रही है कि वो बिल्कुल पार्टी बिल्कुल अनिल जी। और अगर योगी आदित्यनाथ के सियासी सफर की शुरुआत से लेकर के अभी तक के बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो आरएसएस का बहुत बड़ा रोल रहा है और हिंदुत्ववादी छवि जिस तरीके से प्रबल है योगी आदित्यनाथ की, तो आरएसएस का भी बैक सपोर्ट है। इससे इस बात पर कहीं ना कहीं मोहर लग जाती है कि योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई और चेहरा जो है वो ग्राउंड पर उतरता नजर नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सीएम योगी के ट्रेस टेस्ट और ट्रीट फॉर्मूले का ही असर है कि अब प्रदेश में संक्रमण दर शून्य के आसपास पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के सिर्फ 727 नए मामले प्रदेश भर में मिले हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से लगे आंशिक कर्फ्यू से अब लगभग पूरा प्रदेश राहत पा चुका है। इस दौरान 2860 लोगों के ठीक होने के बाद डिस्चार्ज उनको कर दिया गया। अब राज्य की पॉजिटिविटी रेट 0.2% पहुंच गई है। राज्य में अब कुल एक्टिव केसेस 15,600 के करीब हैं। यूपी के सहारनपुर जिले से भी कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया, जिसके बाद प्रदेश के अब 72 जिलों में कोरोना कर्फ्यू नहीं है। लखनऊ, गोरखपुर और मेरठ से कोरोना कर्फ्यू हटाने पर चर्चा होगी। इन तीनों जिलों में इस समय कोरोना के 600 से ज्यादा केसेस मिल रहे हैं। कम होती संक्रमण दर के मद्देनजर जिलों में कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रखने के लिए 600 सक्रिय केसेस का मानक तय किया गया है। इसके बाद आज वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो गए हैं। तो वहीं बाकी 3 जिलों को लेकर फैसला होगा। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ में आज से मंदिरों में दर्शन के लिए अनुमति मिल गई है। आज मंगला आरती के बाद से बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में बगैर आरटीपीसीआर के नेगेटिव रिपोर्ट के भक्तों को प्रवेश दिया जा रहा है। आरटीपीसीआर की बाध्यता के बाद भक्तों की संख्या में बेहद कमी आ गई थी। आरटीपीसीआर की बाध्यता समाप्त होने से बाबा के भक्त खुश हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, मुझे मैं बताना चाहूंगा कोरोना काल के वाराणसी में आज काशी विश्वनाथ का गर्भ खुलने के बाद हर हर महादेव की जयघोष से वाराणसी गूंज उठी है। और वाराणसी की ही नहीं, वाराणसी के हर कोने कोने में मंदिरों का नारा लग रहा है और लोग भक्त दरबार में आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए, सैनिटाइजिंग कराते हुए, टेम्परेचर नापते हुए, सारे नियमों का पालन कराते हुए लोगों को दर्शन कराया जा रहा है। बड़ी बात यह है पूजा कि मंदिर के झांकी की ही दर्शन कराई जाएगी, क्योंकि मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश में रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन, जिलाधिकारी वाराणसी ने किया है, इसका निर्णय लिया है, तो कहीं न कहीं ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बाबा को भी सुरक्षित रखा जाएगा, वहाँ के महत्व को भी सुरक्षित रखा जाएगा और भक्तजनों को भी रखा जाएगा। उसमें एक और बात आ रही है सामने, जो आरटीपीसीआर और एंटीजन की बात का जिला प्रशासन आपा होगी बनी थी, उसे अब समाप्त कर दिया है। अब वो लगातार जो है बिना आरटीपीसीआर और एंटीजन के दर्शन पूजन का कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रसाद। लेकिन धर्मेंद्र, अगर ग्राउंड जीरो के बनारस की स्थिति की बात कर ली जाए, चलिए भक्त और भगवान के बीच की दूरी खत्म हुई है, ये खुशी की बात है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों की, ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें, तो क्या परिस्थितियां इस समय इस बात की इजाजत देती हैं कि आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट को भी दरकिनार कर दिया जाए? बिल्कुल, मुझे बताना चाहूंगा, जो एंटीजन और आरटीपीसीआर की बात है, अगर गर्भगृह में भक्त जाता है तो कहीं न कहीं आपका बनी रहती है और संक्रमण फैलने की भी आशंका रहती है। लेकिन जो जिला प्रशासन का निर्णय लिया गया है, क्योंकि कोरोना का जो स्थिति है बनारस पूरी तरह से कंट्रोल हो गया है, कोरोना के पेशेंट अब एक नॉमिनल मात्र रह गए हैं, तो इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने इस तरीके का निर्णय लिया है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो बाबा का दरबार खुल चुका है भक्तों के लिए, लेकिन ऐसे में जनता टीवी की आपसे एक ही अपील है, दर्शन कीजिए, पूजन कीजिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ख्याल जरूर रखिए। भले ही आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्टिंग बंद कर दी गई हो, लेकिन अपने और आपके अपनों की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपकी ही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव भी कोरोना का टीका लगवाएंगे। जी हां, सपा के अध्यक्ष कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। तो आइए हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं अखिलेश का ट्वीट। जनाक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा करी कि वो टीके लगवाएगी। हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे। टीके की कमी से जो लोग टीका लगवा नहीं सकते थे, उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। तो ये अखिलेश यादव हैं जिन्होंने भाजपा का टीका बोल करके तंज कसा था। आज उनका सामाजिक ऐलान सुनिए, कह रहे हैं वो भी टीका लगवाएंगे। प्रदेश सरकार के टीके का विरोध किया था, लेकिन भारत सरकार के टीके का नहीं किया था। अब मैं भी टीका लगवाऊंगा। तो वहीं जहां एक और सीएम योगी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिहाज से दौरा कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो वहीं उन्हीं के पार्टी के नेता कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तस्वीर अमरोहा की, यहां के वंशीवाला मेहरपुर गांव में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता बिना मास्क के पूरे गांव में घूम रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाने के लिए चंद्रपाल सिंह खड़क पहुंचे थे। इस दौरान सैकड़ों लोग मौजूद रहे, लेकिन मास्क किसी ने नहीं लगा रखा था और ना ही किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। अगर ऐसी ही तस्वीरें सामने आती रहेंगी, कोरोना के तीसरी लहर की त्रासदी को रोकना लगभग असंभव हो जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अमरोहा की तस्वीरें हैं। नेताजी जयंती मना रहे हैं, लेकिन यहां पर लोगों को देखिए, कई लोगों के चेहरे पर मास्क हैं और कई लोग बेमास्क खड़े हुए हैं। तो वहीं आगरा के पारस हॉस्पिटल पर 22 मरीजों की मौत का आरोप लगा। आरोप है कि हॉस्पिटल में 22 लोगों की मौत ऑक्सीजन बंद करने से हुई है। पूरे मामले में 4 वीडियो सामने आए, जिसमें अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन पूरी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। डॉक्टर जैन कबूल कर रहे हैं कि मरीजों की छंटनी के लिए 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे मॉक ड्रिल की गई थी, जिसमें कोरोना संक्रमित मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी गई। इस दौरान 22 मरीजों ने 5 मिनट में दम तोड़ दिया। तो वहीं अस्पताल संचालक डॉक्टर अरिंजय का कहना है कि इस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मॉक ड्रिल का मतलब मरीजों के ऑक्सीजन लेवल को नापना होता है। तो वहीं डीएम प्रभु नारायण सिंह का कहना है कि उस दिन सिर्फ 3 मौतें हुई थी, फिर भी वीडियो की जांच की जा रही है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। 26 तारीख को जनपद इस पारस हॉस्पिटल में 97 जो पेशेंट भर्ती थे, इसमें से 4 डेथ हुई हैं। 27 तारीख को 3 कोविड डेथ हुआ है। अतः जो संख्या है, यह जो 22 यहाँ दिखाया जा रहा है, प्राइमरली यह संख्या वैसे पेशेंट्स हैं वहाँ जो उनके क्रिटिकल है, जो कि पारस हॉस्पिटल में आईसीयू के लिए काफी उनके पास बेड्स थी और काफी उनके पास आईसीयू के पेशेंट्स इस तरह के थे। अतः इस बात में कि 22 लोगों की डेथ हुई कोई सत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो वीडियो कुछ प्रचारित किया जा रहा है, इसको ठीक से एक बार अध्ययन कर लिया जाएगा और इसमें जो भी आगे कार्रवाई किया जाएगा। मॉकड्रिल का मतलब है पेशेंट की ऑक्सीजन बंद कर देना नहीं। लेकिन वीडियो में आप साफ कह रहे हैं कि बंद नहीं हमने की 7 बजे बजे भी हमने साफ नहीं कहा है। मैंने ये कहा कि 7 बजे मॉकड्रिल की गई, जिसमें 22 मरीज छट गए। छट गए माने वो मरीज थे जो बहुत क्रिटिकल थे, जो हाई फ्लो पर थे, बाईपैप पर थे, वेंटिलेटर पर थे, जिनकी ऑक्सीजन से बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता था। अगर ऑक्सीजन की किल्लत आती तो वो मरीज सबसे पहले प्रभावित होते, उनके जीवन खतरे में पड़ते। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं आगरा से लाइव। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जनता टीवी ने यह खबर प्रमुखता से उठाई थी, उस दौरान हमने कहा कि 22 से ज्यादा मौतें हुई हैं, लेकिन लगातार डीएम और तमाम लोग इस बात को अस्वीकार करते रहे और आज खुद जो है प्रबंधन खुद कह रहा है कि 22 से ज्यादा मौतें हुई हैं, 22 मौतें हुई हैं, मॉक ड्रिल की गई थी, उसमें छटनी हो गई है।
अब पूजा दर्शकों को बता दें कि जो पहली वेव आई थी कोविड-19 की, उस दौरान भी पारस हॉस्पिटल के ऊपर आगरा सहित 10 जनपदों पर संक्रमण फैलाने का आरोप लगा था। उसके बावजूद भी इसके ऊपर प्रशासन ने कोई कठोर कार्रवाई नहीं की, जबकि इसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज है। न्यू आगरा क्षेत्र के अंतर्गत ये हॉस्पिटल आता है, लेकिन 1.5 साल हो गया इसके ऊपर पुलिस ने एवं प्रशासन ने कोई कठोर कार्रवाई नहीं की, ना ही गिरफ्तारी की गई। बावजूद इसके दूसरी लहर में जो सेकंड वेव आई, उसको उसके कोविड के अंदर इसको शामिल किया गया और इसको अलर्ट कर दिया गया और तमाम घटनाएं लगातार होती रही। जनता टीवी ने इसको प्रमुखता के साथ में उठाया और बार बार बताया, प्रशासन को जागरूक किया, शासन को जागरूक किया कि ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो मौत के साथ खेलता है। अभी आगे कार्रवाई क्या होगी प्रदीप, आगे कार्रवाई क्या होगी? क्योंकि जो प्रबंधन है वो साफ तौर पर कह रहा है कि मेरे मॉक ड्रिल कहने का मतलब ये नहीं था। मॉक ड्रिल होती है, हर हॉस्पिटल में होती है, और छटनी जो हुई है वो क्रिटिकल केसेस छट गए, वहां से मौतों का जिक्र मैंने नहीं किया है। दूसरी तरफ डीएम कह रहे हैं 3 मौतें हुई हैं। मुझे भी वीडियो के अंदर साफ साफ सुनाई दे रहा है कि अरेंज जैन साफ कह रहे हैं कि इनको 5 मिनट के लिए ब्रेक कर दिया जाए, मॉक ड्रिल ले ली जाए और जो भी छटने होंगे, जाने होंगे, निपटने होंगे वो निपट जाएंगे। कम से कम दूसरे लोगों को तो बचा सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर अरेंज जैन को मॉक ड्रिल की परमिशन किसने दी? क्या एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये किसी भी चिकित्सक को मॉक ड्रिल की परमिशन देता है? अगर नहीं देता है तो क्या एमसीआई इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगा? क्योंकि मॉक ड्रिल की परमिशन किसी भी चिकित्सक को नहीं दी जा सकती, क्योंकि मरीज एक अहम कड़ी होते हैं। मरीजों की जान लेना एक बड़ा स्टैंडर्ड की तरह है। ये शिकायत आई है, पूरे उत्तर प्रदेश में से कोहराम मचा हुआ है। ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है पूजा, और इसमें प्रशासन को और शासन को गंभीरता से लेना होगा। सीएम तो सफाई देके निकल गए, सीएम डॉक्टर मिश्रा भी कह रहे हैं, तो सीएम है आगरा के, वो भी यही कह रहे हैं कि इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 1.5 साल के अंदर एक हॉस्पिटल पर अभी तक कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल 22 जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर दिया गया। 5 मिनट की ऑक्सीजन, 5 मिनट में आपने 22 लोगों की जिंदगी छीन ली। कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो प्रदीप हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से 5 मिनट के अंदर 22 जिंदगियां खत्म हो गई। और साहब कह रहे हैं कि मॉक ड्रिल तो नॉर्मल सी बात है, ऑक्सीजन लेवल नापने के लिए की जाती है। ऑक्सीजन लेवल आप ऐसे नापेंगे, ऑक्सीजन रोककर, सांसें रोककर, जब आपको पता है कि एक एक कतरा सांस का कितना जरूरी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ महामारी, दूसरी तरफ महंगाई, इन दोनों से आम इंसान बेहाल है। उसकी बेहाली का प्रमाण आज शाहजहांपुर में देखने को मिला, जहां पर आर्थिक तंगी से एक परिवार को खत्म कर दिया है, परिवार की जीवन लीला समाप्त कर दी है। मामला शाहजहांपुर के मोहल्ला कच्चा कटरा का, जहां के निवासी दवा व्यापारी अखिलेश गुप्ता पिछले काफी समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। सोमवार की सुबह जब काफी समय तक घर का दरवाजा नहीं खुला और परिवार का कोई भी सदस्य बाहर नहीं आया, तो पड़ोसियों को शक हुआ कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। डायल 100 किया गया, डायल 112 पर जानकारी दी गई। सूचना पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो घर के अंदर का दृश्य देखकर सबकी रूह कांप गई। अखिलेश का शव छत पर जो जाल पड़ा हुआ था उसमें रस्सी के सहारे लटका हुआ था। पत्नी रेणु कमरे में लटकी हुई थी। उनके दोनों बच्चे शिवांश और बेटी अर्चिता का शव भी खिड़की के जाल से फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। खोजबीन करने पर पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें मौत की वजह आर्थिक तंगी और कर्ज बताया गया है। पुलिस शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए उसने भेज दिया है और साथ में मामले की तफ्तीश भी कर रही है। इनकी पत्नी और इनके दोनों बच्चे, ये अभी मैंने घटनास्थल देखा है और वरिष्ठ अधिकारियों ने देखा है, तो ये प्रथम दृष्टया ऐसा है कि ये फांसी लगाकर इन्होंने आत्महत्या की है। एक सुसाइड नोट भी मिला है जो क्रिल यूनिट वालों ने पूरा सर्च किया है, जो तरीके होते हैं क्रिल यूनिट के, उसके आधार पर। तो उसके आधार पर भी हमारी आगे कार्रवाई चलेगी, जांच होगी इसकी कि इसमें क्या सत्यता है।
वाराणसी में कोरोना प्रोटोकॉल को ताक पर रख रहे भोज के कार्यक्रम के दौरान बवाल भी पेश आया। यहां के बड़ा गांव थाना क्षेत्र के गोसाईपुर गांव में अखिलेश यादव के समर्थन के गाने पर नाच रही डांसर के साथ कुछ युवकों ने छेड़खानी कर दी। इससे दो पक्षों में विवाद पेश आया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर चलने लगे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस किसी तरीके से मामले को शांत कराया। पुलिस की सुरक्षा में डांस पार्टी के लोग वहां से निकल सके। इस मारपीट में करीबन आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा